वेलकम टू इटर्नल स्टडी पॉइंट। आज हम बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन सीरीज का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम 66 बीपीएससी प्री पेपर सॉल्यूशन जो 27 दिसंबर 2020 को आयोजित किया गया था, इसके अंतर्गत हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन का एनालिसिस किया और इसी के साथ आज 66 बीपीएससी के हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि 66 बीपीएससी में कुल 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए हैं। बाकी बिहार से भी हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं, तो वो बिहार स्पेशल में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम इस श्रृंखला का तीसरा वीडियो आरंभ कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये श्रृंखला बेहद पसंद आ रही होगी। तो चलिए बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन सीरीज के तीसरे वीडियो को आरंभ करते हैं और आते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, पहला प्रश्न इस प्रकार है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? यहाँ आपके लिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं। सूर्यसेन, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सरफरोशी की तमन्ना एक भारतीय क्रांतिकारी जिनका नाम था शायर बिस्मिल अजीमाबादी। शायर बिस्मिल अजीमाबादी था। इनके द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध देशभक्तिपूर्ण गज़ल है या सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बट सरफरोशी की तमन्ना गज़ल को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, कौन? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने मशहूर किया, अर्थात उन्होंने केवल गज़ल गाया था। अक्सर लोग इसे राम प्रसाद बिस्मिल जी की रचना बताते हैं, लेकिन वास्तव में ये अजीमाबाद, अब पटना को पहले अजीमाबाद के नाम से भी जाना जाता था, के मशहूर शायर बिस्मिल अजीमाबादी की है। और राम प्रसाद बिस्मिल ने उनके गज़ल फांसी के फंदे पर झूलने के समय कहा था। और यह गज़ल 1921 में लिखी गई थी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे सिर्फ गाया था। इसके रचयिता शायर बिस्मिल अजीमाबादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि इसमें कौन सी जोड़ी सही है? विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, ये गलत है क्योंकि ये प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। CR दास, जिन्हें देशबंधु चित्तरंजन दास भी कहा जाता था। विलियम एडवर्ड 1907 के सभापति थे, ये भी गलत है। श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक तो थे, लेकिन पेरिस नहीं, लंदन। इस प्रकार से ये भी गलत है। बस ऑप्शन बी ही सही है। आइए इसका विस्तार से हम एनालिसिस करते हैं। ग्यारह अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर किसको चुना था? विनोबा भावे को। ये प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था। विनोबा भावे ने
CR दास देशबंधु। देशबंधु CR दास एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील और पत्रकार थे। उनको सम्मानपूर्वक क्या बोला जाता था? देशबंधु। किसको? चित्तरंजन दास को। 1923 में इन्होंने ही स्वराज पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। ये पहले इसके अध्यक्ष बने थे। कौन? CR दास। और महासचिव मोतीलाल नेहरू। ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। कौन? CR दास। इन्होंने ही अलीपुर षड्यंत्र कांड 1908 के अभियुक्त अरविंद घोष का बचाव किया था। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 के अभियुक्त जो थे अरविंद घोष, उनका बचाव किया था CR दास ने। विलियम वेडरबर्न, ये जो हैं भारत में अंग्रेजी राज के समय सेवारत एक स्कॉटिश सिविल सेवक और राजनीतिज्ञ थे। विलियम वेडरबर्न विदेशी मूल के दूसरे कांग्रेस अध्यक्ष बने और विलियम वेडरबर्न 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। कितनी बार? तो 2 बार। एक जो है 1889 में और एक जो है 1910 में। तो 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे और यह बम्बई, जो इस समय मुंबई कहलाता है, उसमें बम्बई अधिवेशन में बने थे। तो ऑप्शन में दिया है 1907, तो 1907 कहीं तक भी सही नहीं है। देशबंधु ऑप्शन बी ये सही है। विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, प्रथम थे, द्वितीय नहीं थे, ये भी ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। अब आता है श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ये पहले भारतीय थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड से MA और बार एट लॉ की उपाधियाँ मिली थी। लंदन में, कहाँ पर दोस्तों? लंदन में इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जो इंग्लैंड जाकर पढ़ने वाले छात्रों के परस्पर मिलन एवं विविध विचार विमर्श का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए इस क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। इनके पिता का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। माता का नाम पुतली बाई था। महात्मा गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा
महात्मा गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा यह पोरबंदर में ही संपन्न हुई और इनकी कुछ शिक्षा जो है भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में हुई। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंगाल विभाजन 1905। इस समय जो है गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण बताया था प्रशासनिक असुविधा, लेकिन वास्तविकता यह थी कि वह धार्मिक विभाजन करना चाहते थे जिसे हिंदू और मुस्लिम बट जाएं। बीस जुलाई 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 के दिन बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को, यह घोषणा जो है प्रभावी हो जाती है 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम तथा अन्य देशभक्ति गीत गाए एवं एक दूसरे को राखी बांधी। कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। इसे लाल किला मुकदमा भी कहते हैं। लाल किला मुकदमा सन 1945 से 46। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज़ सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमे चलाए। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त 3 अधिकारी थे। 3 अधिकारी कौन कौन से थे? मेजर शहनवाज खां, दूसरे थे कर्नल प्रेम सहगल, और तीसरे थे कर्नल गुरु दयाल सिंह ढिल्लो पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इनके बचाव पक्ष के रूप में कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति, कौन सी समिति? आज़ाद हिंद फौज
बचाव समिति का गठन किया। किसने? कांग्रेस ने, जिसमें भोला भाई देसाई के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? भोला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। फौजी अदालत द्वारा इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई और नारे लगाए गए, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। विवश होकर तत्कालीन वायसराय, उस समय के वायसराय कौन थे? उस समय के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर इनकी मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो भोला भाई देसाई ही इसमें दिया है। अगर दिया होता जवाहरलाल नेहरू या तेज बहादुर सप्रू तो ऑप्शन ई हो जाता, लेकिन इन चारों में से केवल भोला भाई देसाई का ही नाम दिया गया है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? मैडम कामा जो हैं भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। वे जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए सुविख्यात हैं। उस समय तिरंगा वैसा नहीं था जैसा आज दिखता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टुटगार्ट। यह जो है नगर जर्मनी में पड़ता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। इस अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया। लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अर्थ अब से पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा। इसे अब राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सम्मेलन में 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के बाएं तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने, उस समय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम तथा इंकलाब जिंदा के नारों के बीच में फहराया। कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा तथा अब से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? आइए हम 1857 के बारे में कुछ जान लेते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मेरठ से प्रारंभ होती है। कब? 10 मई
1857 के दिन से। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर स्थान पर विद्रोह किया। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाम ईस्टर्न। आइए अब हम जान लेते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता। तो दिल्ली में नेतृत्वकर्ता कौन थे? बहादुर शाह जफर, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं, एवं बख्त खां। यह जो है सैन्य नेतृत्व कर रहा था। लखनऊ में बेगम हजरत महल एवं बिरजिस कादिर। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे। इलाहाबाद में कौन थे? लियाकत अली। बिहार में बाबू कुंवर सिंह। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। बरेली में खान बहादुर खां। यहाँ पर बिहार में अमर सिंह भी थे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि कानपुर में नाना साहब सही है, लखनऊ में बेगम हजरत महल ये भी सही है, ये फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ये भी सही है, दिल्ली में ये जो ये गलत है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? यह बात की जा रही है भारत शासन अधिनियम 1935 की। यह एक्ट भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसने अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना की गई।
इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग का भी इसने स्थापना भी किया। सन 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। इस एक्ट के तहत 3 सूची निर्धारित की गई। इसमें जो है संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे और एक समवर्ती सूची जिसमें दोनों के लिए 36 विषय थे। अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वह वायसराय को दे दी गई। किसको दे दी गई? वायसराय को दे दी गई। तो इसी में ही जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, एवं दासता का अधिकार पत्र भी कहा था। 1935 के अधिनियम को ही जवाहरलाल नेहरू ने दासता का अधिकार पत्र भी कहा था। भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1935 का अधिनियम। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील 240 मील की लंबी पद यात्रा करने के बाद ये 5 अप्रैल 1930 के दिन गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुँचे, जिसे और इसी को ही कहा गया दांडी मार्च। इसी के साथ 6 अप्रैल 1930 के दिन दांडी में ही मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना जो है नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले मार्च तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्त हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। तो इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24 दिन। यानी कि ये 12 मार्च 1930 से प्रारंभ करते हैं और 5 अप्रैल 1930 को दांडी तक पहुंच जाते हैं। 3 दिनों के बीच में गैप जो है 24 दिन का आ रहा है, तो 24 दिन। आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।